Ji, Bismillahirrahmanirrahim. So now we start a demo session on English essay and English press and composition. I hope I am audible to you. So before the session, I want to introduce myself. I am Rizwan Kadir and I have been allocated in Pakistan Administrative Service through CSS 2020. And before this, I was a PMS officer in Government of Sindh. So now I am going through a specialized training program at Lao. So we start a lecture. सबसे पहले अगर हम CSS को थोड़ा देखें इंग्लिश ऐसे पे आने से पहले कि हो सकता है कुछ लोग नए, तो सबके लिए कि इंग्लिश ऐसे इंग्लिश में CSS में ओवरऑल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 कंपलसरी होते हैं, ठीक, और 6 ऑप्शनल होते हैं। कंपलसरी सबको देने, ऑप्शनल आप खुद डिटरमिन करते हैं कौन से आप वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं आप चूज करेंगे और वो आप क्या करेंगे, वो CSS के फॉर्म में सबमिट करेंगे, वो अटेम्प्ट देंगे। तो सबसे पहले कि आपका जो हेडेक होना चाहिए वो कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो कोई दो राय नहीं कि आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि मोर देन 60 to 70% इंग्लिश ऐसे एंड इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन, मतलब इंग्लिश मैटर करती है CSS में, क्योंकि इंग्लिश ऐसे में एक टॉपिक होता है, वो आपको करना होता है, ठीक है। 10 टॉपिक्स होते हैं, वैसे सिलेक्ट आप एक करते हैं और वो 100 मार्क्स का होता है, और वो आप एक ही टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ी भी डेविएशन आपको क्या करती है, इररिलेवेंट करती है, और आपकी मार्क्स क्या होती हैं, कम होती जाती हैं, और आप पास एंड फेल कैटेगरी में बिल्कुल फेल पे चले जाते हैं। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें 4-5 क्वेश्चंस करने होते हैं, एक MCQs का होता है, 4 जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं तकरीबन, ठीक है। तो उसमें ये मार्जिन है कि आप गलती करें एक क्वेश्चन में, कोई एक क्वेश्चन गलत कर लें, बाकी और क्वेश्चन सही कर लें, तो आप पास हो सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें एक और भी चीज़ है, जो जनरल नॉलेज के पेपर हैं उसमें पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये 100 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं। इनका अगर हम टोटल मार्क्स करें तो ये 300 मार्क्स का GK जनरल नॉलेज हमारा बन जाता है। इसमें सबसे ज्यादा सहूलत कौन सी है, वो सहूलत ये है कि आपको 120 मार्क्स इनमें उठानी है, चाहे आप एक सब्जेक्ट में 0 करें और 2 सब्जेक्ट्स को मिला के 120 से ज्यादा हो जाती हैं, तो आप इन तीनों सब्जेक्ट्स में पास हो जाती हैं। और उसके साथ साथ वो सब्जेक्ट्स जो 200 के हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आते हैं, जिसमें IR हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, या दूसरे सब्जेक्ट्स होंगे, तो ऑप्शनल के 33 मार्क्स होते हैं पासिंग, तो आपको इन 2 सब्जेक्ट्स में मिला के 66 लेनी है, चाहे आप एक में 15 मार्क्स दें, बाकी में ज्यादा लेके आप 66 प्लस हो जाएं, तो CSS इतनी डिफिकल्ट नहीं है। तो मैटर क्या करती है, अगर इसकी टफनेस और इसकी डिफिकल्टी को अगर कोई चीज इंक्रीज करती है तो वो इंग्लिश करती है, ठीक है। अगर आप देखें पूरे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में, बिल्कुल फिलहाल इस इंग्लिश ऐसे में, प्रेसे में, कंपोजिशन में, कॉम्प्रिहेंशन में, इनमें तो होनी चाहिए। बट अगर बाकी भी आपके सब्जेक्ट्स में अच्छी इंग्लिश नहीं होगी तो आपको रिलेटिवली जिसकी अंग्रेजी अच्छी होगी उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगी, आपको कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास होने के चांसेस कम है, और दूसरे बंदे के पास होने के चांसेस, जिसके सब्जेक्ट इंग्लिश जो है वो उसने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, वो उसके पास होने के चांसेस ज्यादा है। और ये जो है इंग्लिश ऐसे अगर हम ये कहें कि लक पे होता है, बिल्कुल नहीं होता। आप 50 साल के पेपर उठाएं, ठीक है, अब तो 50th कॉमन आ गई है ना, अब 50 साल के पेपर्स उठाएं, अगर आप इंग्लिश ऐसे में जाएंगे तो सर्टेन एरियाज हैं उसमें, एजुकेशन हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है, वुमेन हो गया, जेंडर हो गया, रिसेंटली ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आ गया है, एक सोशल मीडिया रिसेंटली आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, और जो जैसे इमरान खान के दौर में वो अक्सर टूरिज्म पोटेंशियल, क्लाइमेट चेंज, सॉफ्ट इमेज, इस्लामोफोबिया की बात करें, ये टॉपिक्स आ गए, ठीक है। तो ये चीज अब फ्लड चल रही है, तो जाहिर सी बात है, तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज तो हॉट टॉपिक है, तो सर्टेन एरियाज हैं, आप टॉपिक प्रिपेयर ना करें, सर्टेन एरिया प्रिपेयर करें। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, तो आप पूरी एरिया एजुकेशन पे आप जो है अच्छे तरीके से स्टडी करें, नोट्स बनाएं, अच्छे अच्छे बुक्स से पढ़ें, ठीक है।
early education, Pakistan's educational system, ills of Pakistan's education, remedies, ठीक है, और best models of education system around the world, South Korean model, Finnish school model, हायर एजुकेशन कमीशन, उसके थोड़े प्रोजेक्ट्स अगर आप करेंगे तो एजुकेशन पे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका नहीं जाएगा। तो ये ज्यादातर चांसेस हैं इन्हीं टॉपिक्स में से, इन्हीं एरियाज में से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप वो अच्छे बुक्स से पढ़ें तो आप उनके जिन राइटर्स के अच्छे आइडियाज हैं, जाहिर सी बात है आप वो क्या करेंगे, इंस्टिल करेंगे। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस हों तो आप चैट बॉक्स में करते रहें, आखिर में मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, अभी मैं एक फ्लो में चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये एग्जाम्पल देता हूँ कि डॉक्टर विल ड्यूरेंट 97 ईयर्स में उसकी डेथ हो गई। उसने आखिरी बुक 97 ईयर्स में लिख रहा था फॉलन लीव्स के नाम से, जो उसके पोते ने पब्लिश करा। तो कहने का मकसद ये कि जो उसने उसने 25 साल की उम्र में फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग शुरू कर दी थी। ठीक है, अब उसका 73 ईयर्स का तजुर्बा राइटिंग का, उसका स्ट्रक्चर कितना कमाल का होगा, उसकी मदर टंग, उसकी इतना राइटिंग का एक्सपीरियंस। अब वो जब एजुकेशन पे इससे लिखेगा तो उसके आइडियाज भी अच्छे होंगे। अगर वो एक्सट्रैक्ट करेंगे हम और अपने नोट्स बनाएंगे, अपने ऐसे में लिखेंगे, हम मॉक एग्जाम देंगे, जाहिर सी गाल है वो हमारे आइडियाज बन जाएंगे और हम पेपर में करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे आइडियाज जो हमने डॉक्टर विल ड्यूरेंट से या बटन रसल से या शाहिद सिद्दीकी से या किसी और से, हसन अस्करी से या बाहर से किसी अच्छे राइटर से आइडियाज पिकअप किए, उनको अपने हिसाब से लिखे। ठीक है, अब वो एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो मुतासिर होगा, उसने भी रीडिंग की हुई थी, उसको भी आइडिया होगा कि ये बंदा पढ़ता है। ठीक है, तो आपने ये नहीं समझना कि इंग्लिश से बिल्कुल हम नहीं कर सकते, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और सर्टेन एरियाज हैं, आप 10 एरियाज प्रिपेयर करें, ये मुमकिन ही नहीं है कि आपका ऐसे नहीं लगे। ये अगेन मैं कहूंगा कि मुमकिन ही नहीं है कि आपका ऐसे नहीं लगे। पीएमएस 2018 हो, 1900, सीएसएस 2019 हो, सीएसएस 2020 हो, मेरे सब ऐसे लगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद के ये नहीं है कि लक लक इतना नहीं, बट ये है कि क्योंकि हमने पास पेपर्स चेके हुए थे, टेक्निक्स अपनी लर्न की हुई थी, अच्छा कंटेंट रीड किया होता, उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे थे, नोट्स बनाए हुए थे, ऐसे बनाए हुए थे, वो चेक करवाए हुए थे, वो गलतियां सुधार ली थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो हमने एरिया बनाई थी, हमें आइडिया था, वो हमने प्रिपेयर किए हुए थे और वही पेपर में आए। और आजकल भी वही आ रही है और आजकल भी कोई उसमें चेंजिंग नहीं है। तो ये बिल्कुल भी परेशान ना हो कि इंग्लिश से कहाँ से आएगा, हमें तो कोई आइडिया नहीं। तो इसमें बिल्कुल भी आप झंझट में ना जाएं। तो सबसे पहले जो हमने ऐसे का है कि ऐसे बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करता है। सब आपके सब्जेक्ट्स पास हों, इंग्लिश ऐसे फेल अगर देखेंगे 600-700 लोग 18,000 अटेम्प्ट देते हैं, 600-700 लोग ऐसे पास करते हैं, बाकी तकरीबन फेल कर देते हैं। बाकी दो और दूसरे सब्जेक्ट्स में कम प्रेसे में या और सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं। गेम आती है आके रुकती है कहाँ पे, 300 पे, बाकी इंटरव्यू में 300 350, बाकी इंटरव्यू में खत्म हो जाती है 220 200 के इर्द गिर्द ये गेम चलती है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर मेरी तैयारी, मैंने सब सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए हैं सवाए इंग्लिश ऐसे एंड इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन, मेरे पास 4 महीने हैं, क्या मैं अटेम्प्ट में बैठूं और मैं पास हो जाऊंगा? तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो उसकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है। बट अगर कोई मुझे ये कहे कि सर मेरा इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन अच्छे तरीके से प्रिपेयर है, बाकी 4 महीने रिमेनिंग है, मेरे 10 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं है, क्या मैं अटेम्प्ट दूं, पास हो सकता है? तो मैं उससे कह सकता हूं कि हाँ 60-70% चांसेस हैं। अगर आप इतनी इतनी मेहनत करेंगे, 6 घंटे देंगे, 8 घंटे देंगे, इस तरीके से रास्ता पकड़ेंगे तो आप इंशाल्लाह पास करके जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश ऐसे एंड इंग्लिश प्रेस इन कंपोजिशन ये मजाक नहीं है, ये अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है और इसका अच्छा मेथड है, उसको आप पकड़ेंगे तो ये नहीं है कि जिसने इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश लिटरेचर में उसने डिग्री की है तो वही पास करेगा, वो भी फेल कर देगा अगर उसने उस तरीके से नहीं किया। ठीक है, और जो बाकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से, आर्ट्स के बीएससी बीए वहां से जनरल डिग्री से भी आएगा, अगर वो टेक्निक्स अडॉप्ट करेगा तो वो इंशाल्लाह पास कर जाएगा। ठीक है, तो उसको फिर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज हम ओवरऑल इस लेक्चर में
और हर चीज तो डिस्कस नहीं कर सकते। ओवरऑल हमारे जो मतलब सब्जेक्ट का प्लान होगा और ओवरऑल इसके बारे में जो क्यूरीज हैं तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ऐसे में अक्सर आप देखें कि 10 क्वेश्चंस आते हैं और 10 क्वेश्चंस की अगर आप एरिया डिटरमिन करें तो बिल्कुल वासी है। कुछ टॉपिक्स आते हैं जो इशू बेस्ड होते हैं, जिनको हम प्रॉब्लमेटिक एसेस भी कहते हैं, जो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आर्गुमेंटेटिव होते हैं, क्लासरूम डिसाइड द फेट ऑफ नेशन, एजुकेशन एल्स एंड रेमेडीज, ये क्या है, इशू बेस्ड है। क्लासरूम डिसाइड द फेट ऑफ नेशन, आर्गुमेंटेटिव। और कुछ फिलोसॉफिकल एंड कोटेशन बेस्ड आते हैं, व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन्स मेक देम लेमनेड, या इस तरीके से और भी आते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जब पेपर मुश्किल आता है तो उसमें क्या होता है, ज्यादातर फिलोसॉफिकल होता है, इशू बेस्ड को खत्म कर देता है, एक आर्गुमेंटेटिव इधर उधर से दे देता है, तो हम कहते हैं बड़ा मुश्किल आ गया, क्योंकि उसमें ज्यादातर हम इशू बेस्ड ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि सारे के सारे टॉपिक्स वो फिलोसॉफिकल दे, ये मुमकिन नहीं है। एक तो तीनों एरियाज में से देगा, इंतहाई मुश्किल जाएगा तो एक तो फिलोसॉफिकल रखेगा ही रखेगा, बाकी इनमें से दोनों में से एक एरिया उठा लेगा। तो अगर आप प्रॉब्लमेटिक, जिसको हम इशू बेस्ड और आर्ग्यूमेंटेटिव करते हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है, और आपने वो एरियाज भी किए तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आपका टॉपिक ना लगे। और इंशाल्लाह अगर आपने अच्छे तरीके से उस पे बुक्स पे पढ़े होंगे, हम डिस्कस पे करेंगे जब टॉपिक को, उसकी रीडिंग्स पे मैं आपको बताऊंगा, जब आपने उस पे अच्छे तरीके से बुक्स पे पढ़े होंगे, अच्छे तरीके से पॉइंट्स निकाली होंगी, वहां से कोटेशन मिली हुई होंगी, वहां पे डायरेक्ट दूसरी इंफॉर्मेशन मिली होंगी, रेफरेंसिंग मिली होंगी, जब आप पूरा इससे लिखेंगे वो चेक होगा, वो गलतियां आप जब आपको डिटरमिन होके मिलेंगी और वो आप गलतियां सुधार देंगे, तो फिर क्या होगा, जब आप पेपर में जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके पास होने के चांसेस ज्यादा हैं, और इंशाल्लाह हो ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे के पेपर में क्या चीज है, प्रॉब्लमेटिक इशू बेस्ड ये आते हैं टॉपिक्स, आर्गुमेंटेटिव एंड फिलोसॉफिकल आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में तीन चीज में मेन तीन चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड करिकुलम। बट सीएसएस के ऐसे में एक चौथी चीज भी आ जाती है, वो है आउटलाइन। सबसे पहले आउटलाइन, आउटलाइन को थोड़ा पहले अलग करते हैं, ठीक है। अब ये है कि जो भी एसे होगा उसमें ये तीन कंपोनेंट्स होंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन। हर ऐसे में एक इंट्रोडक्शन होगा, एक कंक्लूजन होगा, बट बॉडी पैराग्राफ्स डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ एंड साइज ऑफ द एसे एंड द स्कोप ऑफ द टॉपिक, वो क्या है। तो अब ये है कि इंट्रोडक्शन क्या करता है कि ओवरऑल आपका जो प्लान है एसे का, जैसे मैं डेमो सेशन ले रहा हूं तो प्लान ऑफ द जो आने वाले लेक्चर्स हैं, ठीक है, तो उनका बता रहा हूँ। इसी तरह इंट्रोडक्शन क्या होता है कि टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करता है, उस पर थोड़ी डिबेट करता है, और अपने प्लान को अनफोल्ड करता है कि हम इस टॉपिक को कैसे आगे बॉडी पैराग्राफ में लेके चलेंगे। बॉडी पैराग्राफ फॉलो करता है इंट्रोडक्शन में जो प्लान दिया गया है, और कंक्लूजन जो प्लान हमने इंट्रोडक्शन में बयान किया वो बॉडी में अप्लाई किया, अब कंक्लूजन क्या करेगा, उस प्लान को पहले पार्ट में समअप करेगा। अगर इशू बेस्ड होगा तो दूसरे पार्ट में क्या करेगा, उसको पॉजिटिव नोट पे, ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट पे एंड करेगा, ठीक है। कहने का मकसद कि इंट्रोडक्शन पे सबसे पहले आते हैं कि इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के कई तरीके। अब द बेस्ट तरीका हमें ढूंढना है, सिंपल से बेस्ट अगर जाएंगे, मेथड सब सही है, बेस्ट है। एक तो आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से भी ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे कि आपने कोटेशन लिखी, उसके बाद आगे लिखा, मैं आपके साथ ऐसे आखिर में शेयर भी करता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो आपने वो कोटेशन से स्टार्ट किया, इससे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट किया, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट कर दिया। मैंने जैसे टूरिज्म पोटेंशियल किया था, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा जैसे मैंने पेपर में वो किया था, ठीक है। डेफिनेशन, ग्लोबल वार्मिंग पे है तो आपने डेफिनेशन से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मुख्तलिफ मेथड्स हैं ऐसे के इंट्रोडक्शन को अनफोल्ड करने के लिए। बात यह है कि हमने क्या रहना है, रिलीवेंट रहना है।
ठीक है। उसके बाद हमने पूरा बाकायदे उस टॉपिक को ये चीज कर ली फर्स्ट पार्ट। दूसरे पार्ट में हम उसको थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे, अनफोल्ड करेंगे। तीसरे पार्ट में हमने जो आउटलाइन बनाई है उसको समराइज करके ग्लिम्स देके इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, सिंपल। वो हमारा प्लान अजा खुद बन जाएगा। देन आती है हमारी बॉडी। बॉडी पैराग्राफ में 3 चीजें कॉमन है। कौन सी 3 चीजें? टॉपिक सेंटेंस, दैट्स द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। इसमें एक कंट्रोलिंग आइडिया होता है। इसमें क्या होता है, इसमें यूनिटी, पैराग्राफ में यूनिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो एक पॉइंट, एक हम आइडिया को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि एजुकेशन रेजेस द इंटेलेक्चुअल टोन ऑफ सोसाइटी, तो ये एक एस्पेक्ट है कि इंटेलेक्चुअल टोन। मैं ये कहूं कि एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स द पैसिव सिटीजंस इनटू एक्टिव वंस एंड रेजेस द इंटेलेक्चुअल टोन ऑफ सोसाइटी। ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। अगर ये एक पैराग्राफ में लिखूंगा तो ये यूनिटी का जो आइडिया है हमारे ऐसे में, उसको वायोलेट करता है, तो ये नहीं करना। तो टॉपिक सेंटेंस में एक आइडिया होगा जिसको हम कंट्रोलिंग आइडिया कहते हैं, ठीक है उसको, क्योंकि हमारे पैराग्राफ, ये जो बड़ी पैराग्राफ होते हैं, यूनिटी का हम कॉन्सेप्ट चला। लास्ट में उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, जैसे ऐसे में कंक्लूजन होता है, तो उसको हम एंड करते हैं। बीच में बॉडी होती है। बॉडी हम कोशिश करते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो बॉडी के पैराग्राफ में हम स्पेसिफिक से स्पेसिफिक चले जाते हैं। उसमें हम रिपोर्ट्स भी देते हैं, टॉपिक को ग्राउंड पे जाके डिस्कस भी करते हैं, प्रोसेस भी बताते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि फ्लड जो आ रही है, तो हमने ये कहें कि फ्लड जो है, ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्लड आ रही है, ठीक है, हम कोई रिपोर्ट बताएंगे, ठीक है, उसका रेफरेंस देंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये कि इनकी वजह से हुआ, ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, वगैरह वगैरह हमने ये करना है। और आखिर में कंक्लूडिंग सेंटेंस देना है। तो अब पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो जो बॉडी पैराग्राफ होगा उसकी जो लेंथ होगी वो 80 वर्ड्स प्लस होनी चाहिए, हेल्दी पैराग्राफ होना चाहिए। जो इंट्रोडक्टरी है 150 वर्ड्स, 130 प्लस वर्ड्स होने चाहिए, और 150 से बिलो होने चाहिए, इतनी, ताकि एक हेल्दी पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी थोड़ा ज्यादा हो। और कंक्लूजन वाला वो 130 तक होना चाहिए अपर लिमिट, उससे ज्यादा ना जाए तो बेहतर है। मतलब ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये नहीं है कि गलत है, कि ये रेसिपी होगी तो एक आपका अच्छा, ऐसे जब बन जाएगा तो वो अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी तरह जब कंक्लूजन होगा तो हमने जितना भी डिस्कस किया है उसको पहले समराइज करेंगे, आखिर में अगर इश्यू बेस्ड है तो उसको पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे। और मजे की बात, कंक्लूजन के आखिर में आप कोटेशन भी दे सकते हैं, ये नहीं है कि आप नहीं दे सकते, बीच में बॉडी पैराग्राफ्स में तो दे सकते हैं, पर आखिर में कंक्लूजन के एंड में भी आप दे सकते हैं। मेरे हिस्से में आप ये देखेंगे, ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आपको ये चीज नोट करनी चाहिए। अब आते हैं आउटलाइन पे। आउटलाइन से भी पहले अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा कि पैराग्राफ है या एसे, उनमें कौन से कंपोनेंट्स को हमने हमेशा रखना है, और वो जो कंपोनेंट्स हैं अगर आप देखें तो ज्यादातर हमारे बाकी क्वेश्चंस आंसर्स में भी चलते हैं। रिलीवेंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी एंड कोहेरेंस। अब ये क्या है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अब जवाब दें, वो बहुत अच्छा जवाब हो बट उस क्वेश्चन के मुताबिक ना हो। वैसे जवाब अच्छा था, वर्ड्स अच्छे थे, बट वो इस जो पूछा गया क्वेश्चन है उससे मुताबिक नहीं है, तो आप क्या उसको वो कहेंगे कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो मार्क्स नहीं देंगे, भले फिलहाल इस इंग्लिश हो। तो सबसे पहले जो आपसे टॉपिक में पूछा गया है, अब इररिलेवेंट नहीं बनना, टू द पॉइंट आना है। जितना आइडियली हम 100% रिलीवेंस डिमांड करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि 100 मार्क्स है, जितनी हमारी रिलीवेंस क्लोज टू द आइडियल पोजीशन होगी, उतनी हमारी मार्क्स क्लोज टू द आइडियल मार्क्स होंगी। तो इसीलिए रिलीवेंस पे तो किसी की दो राय नहीं, आपकी भी दो राय नहीं होगी कि मैं कहूं कि अगर आपका क्वेश्चन रिलीवेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप कहेंगे सर रिलीवेंस तो उस पर तो डिबेट हो ही नहीं सकती,
जो चीज पूछी गई है उस पर तो जवाब देना ही देना है। कोहेरेंस क्या होती है? कोहेरेंस ये होती है कि आइडिया से आइडिया निकले, ये ना हो कि डायग्रेशन ऑफ आइडिया हो, एक पॉइंट की फिर दूसरे पे जंप किया फिर तीसरे पे, नहीं नहीं, ये पसंद नहीं किया जाता। राइटिंग ऐसी हो कि एक आइडिया से दूसरा आइडिया, अब ये पूरा ऐसे है तो एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ निकले, दूसरा पैराग्राफ से तीसरा, तीसरे से चौथा, जाके कंक्लूजन के पे पता लगेगा, ऐसे ही पूरा। इसी तरह पैराग्राफ में भी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जाके कंक्लूजन तक। जैसे निटिंग नहीं होती, हम निट करते हैं, जैसे सिलाई करते हैं, तो कोहेरेंस भी है सेंटेंसेस की, पैराग्राफ्स की सिलाई करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टांस लिया, आपने कहा कि टूरिज्म पोटेंशियल, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, आपने कोई ये कहा कि पाकिस्तान में टूरिज्म के पोटेंशियल्स ज्यादा हैं, ठीक है, और दाओ देयर आर सम चैलेंजेस है इसमें, ठीक है, अगर उनको खत्म करें तो सर्टेन सॉल्यूशन लेके तो हमारी टूरिज्म बूस्ट अप करेगी। तो फॉर एग्जांपल आपने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, उसके बाद आपने बॉडी लिखी, तो अब आपके टूरिज्म पोटेंशियल का जो हेडिंग हो अपॉर्चुनिटीज वाला, तो उसमें कितने पैराग्राफ्स देने, फॉर एग्जांपल उसमें 6 देने, उसके बाद चैलेंजेस में 3 देने, उसके बाद स्ट्रेटजीज में 4 देने। अगर आप स्ट्रेटजीज में 6 दे दें, अपॉर्चुनिटीज में भी 6 दे दें, चैलेंजेस में भी 6 दे दें, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऊपर नीचे हो जाएगी। अब जो जिस तरीके से आपने थीसिस बनाई है, तो उसी तरीके से आपने अपने पैराग्राफ्स की ऑर्गेनाइजेशन को, में ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है सिर्फ कि कौन सा पैराग्राफ पहले आना चाहिए, कौन सा, वो तो है ही है कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले रखनी। ऑर्गेनाइजेशन में ये भी आता है कि वेटेज ऑफ द वेरिएबल, जो हमारा मेन एस्पेक्ट है या मेन एस्पेक्ट है, उसका वेटेज क्या, उसमें कितने पैराग्राफ्स होना चाहिए, कितना परसेंटेज ऑफ द इसे उस पर लगना चाहिए। और यूनिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट बताया वो पैराग्राफ लेवल तक होता है कि एक आइडिया हम उसमें डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम दूसरी एक और भी मिथ आती है कि सर इंट्रोडक्टरी रिमार्क हो या वर्ड सिर्फ इंट्रोडक्शन हो, या कंक्लूडिंग रिमार्क हो या सिर्फ वर्ड कंक्लूजन हो। तो कहने का मकसद कोई बड़ी बात नहीं, आप इंट्रोडक्टरी रिमार्क लिख के एक स्टेटमेंट देते हैं या सिर्फ इंट्रोडक्शन वर्ड लिख के कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि मुझे इंट्रोडक्टरी रिमार्क देना पसंद आता है तो आप दे दें, अगर आपको लगता है नहीं मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी प्रॉपर नहीं बन पाता, आप रिस्क ना लें, नहीं दें। तो इस ये डिसाइसिव फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये आप पे आप दे सकते हैं। आपको अच्छा लगता है कि मैं इंट्रोडक्टरी रिमार्क मुझे मेरा अच्छा बन जाता है, मैं दे दूंगा, और मेरे ज़हन में इस वक्त अच्छा आ गया है मैं दूंगा, ये पॉइंट है। अगर मेरे ज़हन में अच्छा नहीं आया, मैं कहूँगा मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपोज हो जाऊंगा। तो इसी तरह कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए भी उसके साथ साथ क्या थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन आउटलाइन में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आपकी अच्छी है तो दे दें, आपकी नहीं है अच्छी तो ना दे, अवॉइड करें, क्योंकि पहले ही एक्सपोज हो जाएंगे। और ये डिसाइसिव फैक्टर अगेन नहीं है, आप देना चाहते हैं दे दें, तो ये मेन नहीं है। आप अगर कहते हैं कि मैं एग्जामिनर को और सहूलत दूं, बेस्ट मेरी थीसिस है वो पढ़े, उस मुतासर हो, तो वो दे दें। अगर आप कहते हैं यार इतनी अच्छी नहीं बनी, अगर एग्जामिनर की डायरेक्ट नजर जाएगी तो हो सकता है वो ऑफेंड हो, इसी तरीके से नहीं दे तो अपना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा, आउटलाइन सेंटेंस स्ट्रक्चर में होनी चाहिए या फ्रेज में होनी चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर में पसंद की जाती है, फ्रेज में भी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेज में देना आसान होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में मुश्किल होती है। कैसे? सेंटेंस में देते हैं तो आपकी कमांड सेंटेंस स्ट्रक्चर पे होनी चाहिए। एटलीस्ट एक सेंटेंस आपको 3 डिफरेंट फॉर्म्स में लिखना आना चाहिए, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन आउटलाइन में सेंटेंस लिखेंगे तो उसको रिपीट भी थोड़ा बहुत करेंगे आइडिया को इंट्रोडक्शन में, और जाके पैराग्राफ के टॉप सेंटेंस में भी रिपीट करेंगे। अगर वही आप कॉपी पेस्ट तीनों जगहों पे करेंगे तो वो समझ जाएगा कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर वीक है, तो यहाँ पे एक्सपोज हो जाएंगे। अब जिन लोगों का सेंटेंस स्ट्रक्चर पे कमांड हो, एक सेंटेंस को मिनिमम 3 डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, तो वो ये मेथड अडॉप्ट करें, फॉलो करें। अदरवाइज जो समझते हैं कि मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर वीक है, मैं तो रिपीटेशन में चला जाऊंगा, वो कभी भी फिर वो उस पे ना जाए, वो फ्रेज में जाए और सेफ प्लेस के साथ सेफ पोजीशन में आके खेले तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये फ्रेज में होनी चाहिए
या सेंटेंस में होनी चाहिए, ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेहतर ये कि सेंटेंस में, क्योंकि वो शो करती है योर कमांड ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। दूसरा ये आता है कि सर ये ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स या ट्रांजिशनल सेंटेंसेस देने चाहिए या नहीं। ठीक है, कि दिस ऐसे विल डिस्कस दिस देन दिस विल बी डिस्कस्ड वगैरह वगैरह वगैरह, या कासेस के बाद में ट्रांजिशन सेंटेंस देके ये कहूँ कि इन द preceding paragraphs we discuss this, now in the succeeding paragraphs we will share light upon। तो ये देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। अब ये है कि इसके पर्पस पे आते हैं कि इसका पर्पस ये है कि एग्जामिनर को क्या करें, हम गाइड करें और उसको ये बताएं कि पहले हमने काज डिस्कस किए, अब इफेक्ट डिस्कस करेंगे, या पहले हमने इफेक्ट डिस्कस किए, अब सॉल्यूशन पे जाएंगे, जो भी आपका तरीकेकार है। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये है कि हम उसको कोहेरेंस देना चाहते हैं ताकि वो भूल ना जाए कि हमने पहले क्या डिस्कस किया, अब क्या डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके राइटिंग में आपकी इतनी मैच्योर राइटिंग हो चुकी है कि आपका इससे वैसे ही इतना कोहेरेंट है कि काज के बाद आपने ऐसा इंडिकेशन दे दिया है अपनी राइटिंग में कि उसको फील हो गया कि वो इफेक्ट पे जाएगा, तो वो बंदा ट्रांजिशन पैराग्राफ या ट्रांजिशन सेंटेंस ना दे, उसको तो जरूरत ही नहीं। अगर नया बंदा ट्रांजिशनल पैराग्राफ ट्रांजिशनल सेंटेंस दे तो वो उसके लिए अच्छा है, अगर उसकी कोहेरेंस अच्छी नहीं है। अगर जिस बंदे की कोहेरेंस अच्छी नहीं है वो ट्रांजिशनल पैराग्राफ या ट्रांजिशनल सेंटेंस में ना दे, तो फिर तो उसकी कोहेरेंस तो बिल्कुल ही तबाह हो गई। इससे अच्छा है कि अगर उसकी कोहेरेंस अच्छी नहीं है तो वो ट्रांजिशनल पैराग्राफ या ट्रांजिशनल सेंटेंस देके अपने आप को रेस्क्यू तो कर ले। आहिस्ते आहिस्ते से आप लैंग्वेज को अच्छे तरीके से डेवलप करें। फिर इनसे मतलब ये कि ट्रांजिशनल पैराग्राफ या ट्रांजिशनल सेंटेंस देना ये इनिशियल स्टेज है, और द बेस्ट फॉर्म ये कि आप कोहेरेंस अपनी राइटिंग में मेंटेन बेहतर है विद द पैसेज ऑफ टाइम कर ले। अगर नहीं होती तो ये ट्रांजिशनल पैराग्राफ ट्रांजिशनल सेंटेंस आपका बैड इमेज क्रिएट नहीं करेगा। खुद को बचाने के लिए ये दे दे, पास तो हो जाएगा। तो ये चीज आ जाती है। तो आई होप ये कि ये भी पॉइंट क्लियर हो गई कि सर ये जो बेसिक होते हैं कि हम कहते हैं सर इसका मेथड फॉलो करें या इसका मेथड फॉलो करें, तो ये पॉइंट भी आपकी क्लियर हो गई। अब ये है कि अगर ऐसे के हम ऊपर देखें तो लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो लेंथ पे अगर हम देखें तो अक्सर कहा जाता है कि 2500 से 3500 तक आपका ऐसे का लेंथ होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके मेरे हमेशा 17-18 पैराग्राफ्स होते थे, 17-18-19 तक भी, तो अगर आपके इतने पैराग्राफ्स हैं मतलब आपके 2000 के अराउंड वर्ड्स हैं, 1800 प्लस 2000 के अराउंड, तो आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल परेशानी की आपको जरूरत नहीं। तो क्या करना है कि आपको हमेशा अच्छा फिलहाल इस इंग्लिश वाला इससे लिखना है। ठीक है, आखिर में हमेशा प्रूफ रीड जरूर करना है। ठीक है, 20 मिनट 15 मिनट जरूर। जो लोग प्रूफ रीड नहीं करते, अगर उनको लगता है उनकी स्पेलिंग की गलती नहीं होती, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम जल्दबाजी में लिखते हैं तो हमारी गलती हो जाती है। हम 30-30 पैराग्राफ के चक्कर में प्रूफ रीड नहीं करते, अल्टीमेटली हम क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह बॉडी पैराग्राफ्स के जो लेंथ होनी चाहिए 80 प्लस वर्ड्स होनी चाहिए, और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की भी मैंने आपको कहा कि 150 वर्ड्स तक, एंड जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उसकी भी 130 वर्ड्स तक होनी चाहिए। ठीक है, और थीसिस स्टेटमेंट पे सबसे पहले आती है, ये बड़ी इस स्टेटमेंट बड़ा रोल प्ले करती है। इसमें अगर देखें तो ये आपका स्टांस होता है। क्या होता है कि आपका मौकिफ होता है कि आपने ऐसे पे कौन सा मौकिफ लिया हुआ है। ये आपके क्या करता है कि ऐसे का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ और रियलिटी। ठीक है, कमेंट आपको, अब आपने स्टांस दिया कि सम पीपल बिलीव दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ वगैरह वगैरह। उसके बाद के इन रियलिटी ग्लोबल वार्मिंग एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और उसकी ये कासिस है, और अगर हम ये सॉल्यूशंस एडॉप्ट करें तो इसको खत्म कर सकते हैं। अब आपका मेन स्टांस ये है कि ग्लोबल वार्मिंग एग्जिस्ट करती है,
और ये जो दूसरा है कि सम पीपल बिलीव कि ग्लोबल वार्मिंग मिथ है, तो ये वीक स्टांस है, ये दूसरों का है, ये देना चाहिए या नहीं, तो ये दूसरों का स्टांस पे देंगे तो बैलेंस रहेगा। अगर आप उस पे 3 पैराग्राफ दे रहे हैं मिथ वाले पे, तो अपने को ज्यादा टाइम एंड स्पेस दें, 6 दें, कागज पे 4 दें, सॉल्यूशन पे फिर 4 दे दें। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका क्या होगा, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ठीक है, स्टेप्स टेकन सो फार अगर आप देख सकते हैं तो वो भी दें। तो इसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि तो ये थीसिस स्टेटमेंट आपके ऐसे का मौकिफ होता है। जब हम इंशाल्लाह क्लास में करेंगे तो ये बहुत लेंथी टॉपिक है, थीसिस स्टेटमेंट का कैसे बनेगी, हम उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से जिक्र करेंगे। आज अगर हम सिर्फ थीसिस पे डिस्कस करना स्टार्ट करें तो वही 1 घंटा लग जाएगा। तो इसमें अक्सर हमारी जो चीज आती है कि हम आउटलाइन जब बनाते हैं तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ लोग क्या करते हैं, अगर अंदर कैसे पॉइंट दे देते हैं या डाट दे के उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ये देनी चाहिए, अच्छी होती है, ठीक है, और अच्छे तरीके से, बट उसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग और भी गलती करते हैं, इतनी आउटलाइन बना लेते हैं, आखिर में क्या करते हैं कि 2-3 जो बाकी में आउटलाइन उनकी बचती हैं वो एक ही पैराग्राफ में करके खत्म कर देते हैं। तो ये क्या शो करती है, आप ये शो करती है कि आपकी लैक ऑफ प्लानिंग। तो इसीलिए आप पहले रफ पे आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है, उसको फेयर करेंगे, ठीक। आपको पहले अगर प्रैक्टिस हुई होती तो आपको आइडिया हो, अगर आपने इससे टॉपिक किया होगा तो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने पहले 20 मिनट में ऐसे की आउटलाइन रफ बनाई, फेयर कर दी, 20 मिनट में ब्रेन स्टॉर्म कर दिया, ठीक है, तो ये 40 मिनट में आपकी ऐसे की आउटलाइन रफ एंड फेयर होगी। उसके बाद आप पैराग्राफ पे आ गए, इसी तरह 5-6 मिनट में पैराग्राफ करते जाएंगे, आखिर में कंक्लूजन पे 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो कहने का मतलब 20-15 मिनट आपको चाहिए, अदरवाइज आप बिल्कुल, अगर आप पहले ही कोई लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारा तो 1 घंटा 5 मिनट सिर्फ इंट्रोडक्शन आउटलाइन पे लग गया, और इंट्रोडक्शन पे उसके बाद हमारा आधा, हमने आखिरी जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो 1 घंटे में किए। अगर उन्होंने 1 घंटे में किए हैं 16, 17, 18 पैराग्राफ, तो आप मुझे बताएं एक पैराग्राफ में इन लोगों ने कितना टाइम दिया होगा, तो माना 2-3 मिनट, तो जाहिर सी बात है तो उन्होंने गलती की होगी, क्वालिटी कंटेंट तो लिखा नहीं होगा। जाहिर सी बात है जो ऐसे चेक करेगा सिर्फ इंट्रोडक्शन तो नहीं पड़ेगा, अंदर भी थोड़ा बहुत तो देखेगा ना। तो ये बिल्कुल भी आप लेक ऑफ प्लानिंग के साथ ना जाएं, बिल्कुल प्लान करें, मॉक एग्जाम्स भी आपको देने पड़ेंगे, ऐसे नहीं है अटेम्प्ट मिलियन वर्थ का है, आप पछताएंगे जब आपके अटेम्प्ट आया होंगे, ठीक है। तो हम अक्सर क्या करते हैं ऐसे में, जो गलतियां हैं ऐसे की डिजीजेस हैं, हम ओवर जनरलाइजेशन करते हैं। ओवर जनरलाइजेशन ये है कि हम जल्दी कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं कि ये चीज ये है। ग्लोबल वार्मिंग इस वजह से होती है क्योंकि ये डेवलप कंट्रीज करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स गैसेस निकालते हैं। तो हमने प्रूफ करना है, उसके बाद कंक्लूजन पे आना है, ठीक है, हमें इंट्रोडक्शन पे भी कंक्लूजन में नहीं आता, बॉडी पैराग्राफ के जल्दी इनिशियल पॉइंट पे भी नहीं आना, कंक्लूडिंग सेंटेंस पे आना है, ठीक है। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं देनी, यही है ओवर जनरलाइज स्टेटमेंट्स और रिडंडेंसीज, वो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, रिपीटेशन ऑफ सेंटेंसेस, रिपीटेशन ऑफ आइडियाज, ये बिल्कुल भी नहीं देना, ये आपको मरवाएगा, ये शो करेगा कि आपके पास बिल्कुल भी कंटेंट नहीं। इससे अच्छा है कि आप कम लिखें तो अच्छी बात है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस के आंसर्स में आखिर में करता हूँ, आपके पंक्चुएशन की गलतियां होती हैं, आपको लोग कहते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस में लिखें, ठीक है लिखें, पर थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर को वैरायटी दें, ठीक है, अच्छी लैंग्वेज, मैच्योर लिखें, राइट वर्ड एट द राइट प्लेस दें, ठीक है, तभी आपका इससे बेहतरीन लगेगा। और वोकेबलरी को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से डील करें, ठीक है। वोकेबलरी के लिए बुक है, जीआरई है, 4 या वर्बल एडवांटेज है, आप नोट कर लें, मैं बता रहा हूँ, वर्बल एडवांटेज बाय चार्ल्स हरिंगटन। इसमें 50 लिस्ट हैं, 10 लिस्ट हैं, एक लिस्ट में 50 वर्ड्स हैं, टोटल वर्ड्स 500 वर्ड्स हैं। तो वो 3500 जो जीआरई के वर्ड्स हैं उनको कवर करता है, और बुक के जो प्रीफेस है उसमें भी ये चीज बताता है। तो अगर वहां से अगर आप डेली 10 वर्ड्स करते हैं तो 5 डेज में आपके 50 वर्ड्स की एक लिस्ट हो जानी है। छठे दिन आपने रिवीजन करनी है, 7वें दिन छुट्टी करके फिर दूसरे वीक से आपने दूसरी लिस्ट, 10 लिस्टें 10 वीक में हो जानी है। इसी तरीके से आप फिर रिपीट करते जाना है, करते जाना। 20 वर्ड्स जो आपके इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन में आएंगे, इडियम्स में आएंगे,
पेयर ऑफ वर्ड्स में आएंगे, ट्रांसलेशन में जो प्रेसी में वर्ड्स समझ में नहीं आएंगे वो आपको समझना आना शुरू हो जाएंगे, जो कॉम्प्रिहेंशन में वर्ड्स आपको नहीं आएंगे तो आप कैसे करेंगे, तो वहां पे भी आपको आना शुरू हो जाएंगे। बुक रीडिंग करेंगे तो आपको इतनी डिक्शनरी खोल के फिर बुक पढ़नी, ये बड़ा हेक्टिक टास्क हो जाता है, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो लोग कहते हैं यार ये डेड वोकेबलरी है, ये डेड वोकेबलरी नहीं है, ये आपकी ऐसे ऐसे लाइव वोकेबलरी होती जाती है। जब आप पढ़ते हैं वो वर्ड्स आपको याद आता है कि मैंने ये मीनिंग पढ़ी थी, अब इस तरीके से ये यूसेज होता है, तो इस तरीके से आपकी वोकेबलरी बनती जाती है। और वोकेबलरी वर्बल एडवांटेज बाय चार्ल्स हैरिंगटन, आखिर में मैं ये आपको कमेंट बॉक्स में भी बुक लिखता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल लिखनी। तो आपसे मैं आखिर में बुक्स भी शेयर करूंगा कि कौन कौन से आपको करने हैं। तो इससे पहले थोड़ा प्रेसी पे आ जाते हैं और उसके बाद मैं आपके साथ बुक शेयर करूंगा कि कौन से बुक्स होंगे, तो हम उस पे जिक्र करेंगे। आखिर में जो क्वेश्चंस अगर पूछना चाहेंगे तो उसको आंसर भी करेंगे, ठीक है। बुक्स का जिक्र मैं आखिर में प्रेसी के बाद करता हूँ, ठीक है, वो आपके साथ उनकी तस्वीरें शेयर करता हूँ। तो पहले प्रेसी पे आ जाते हैं। तो अब प्रेस, इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन, इसमें 20 वर्ड्स वोकेबलरी के आते हैं, मैंने आपके साथ वो डिस्कस किए, ठीक है। और यही वोकेबलरी पूरे ऐसे में प्रेस एंड कंपोजिशन में और बाकी सब्जेक्ट्स में काम आती है, वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद तो चारा ही नहीं। ऐसे में राइट वर्ड एट द राइट प्लेस कैसे लिखेंगे जब आपके पास वोकेबलरी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज सेम में रखनी है। इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन, प्रेस में आपने क्या करनी है, एक प्रेस का बुक है, ठीक है, प्रेस राइटिंग R.H. ढिलन का। प्रेस से आहिस्ते आहिस्ते वहां से स्टेप बाय स्टेप करनी है। अगर 10-15 वहां से कर लेंगे तो उसके बाद आप करें 30 years पास पेपर्स के प्रेस से करें। क्योंकि कभी कभी हमें सुनते हैं कि प्रेसी बहुत डिफिकल्ट है, वो क्यों है, क्योंकि वो फिलोसॉफिकल पैसेज आ जाता है और हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। अगर हमने 30 years में प्रैक्टिस किया होगा तो अगर 30 years में जितने भी 4-5 या 10 बार पेपर्स मुश्किल आए होंगे तो हमारा वहां पे उनके साथ इनकाउंटर हो चुका हुआ होगा, हमें आइडिया होगा कि ये कितनी डिफिकल्ट किस एंगल में आती है। तो इसी तरह अनपॉपुलर एसे बुक बेटन रसल का है, फिलोसॉफिकल बुक है, तो वो जरूर पढ़ें ताकि आपका वो लेवल बन जाए कि फिलोसॉफिकल पैसेज को अंडरस्टैंड कर। अनपॉपुलर एसे लाजिम पढ़े ताकि वो आपकी लेवल बन जाए, ठीक है। बुक रीडिंग रात को आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा जरूर करें, कितना भी थक जाए पढ़ाई से टाइम निकाल के दें, ठीक है। तो प्रेस में आपके जो वोकेबलरी मुश्किल लगेगी वो आपने वोकेबलरी ऑलरेडी याद की होगी तकरीबन, आपकी वहां से कट जाए। अब प्रेस को कैसे करना है, हमने अक्सर सुना है, सबसे पहले इस पे आते हैं कि आपने अपनी प्रेस में 1/3 वर्ड्स लिखने होते हैं। आइडियाज वही दे बट कम वर्ड्स में, ठीक है। तो अपने वर्ड्स में लिखना होता है, वर्ड्स बारो नहीं करने हुए होते, ठीक है। और कोशिश करनी है उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, जब हम इंशाल्लाह सेशन में करेंगे तो इसको डिटेल में भी करेंगे, एग्जाम्पल्स हैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको एलिमिनेट करके अपने वर्ड्स में लिखते हैं। सबसे पहले आप पैसेज का थोड़ा आइडिया निकालें कि वर्ड्स कितने हैं, लाइंस 1-2 लाइंस के वर्ड्स गिन लें, एवरेज निकाल के लाइंस करके थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। देन आप उसका 1/3 जेन में निकाल के वो क्या करेंगे, इतने वर्ड्स की मुझे प्रेसी बनानी है, तो ये हो गई काउंटिंग। उसके बाद आप थोड़ा पैसेज को स्किम करें कि आइडिया हो जाए कि ये एग्जैक्ट फर्स्ट में ही डिटेल में ना पड़ जाए, मुश्किल हो जाए, थोड़ा स्किम कर दें। उसके बाद थोड़ा हैवी, थोड़ा रीड थारोली करना शुरू कर दें। रीड थारोली के बाद तीसरी रीडिंग में आप अब अंडरलाइन करना शुरू कर दें। चौथी रीडिंग जब आप करें तो आइडियाज को सेपरेट करते जाए। 4-5 आइडिया से ज्यादा किसी प्रेसी में मैंने अभी तक नहीं देखी, ठीक है। अगर 6 में होंगे तो मैंने वो किसी 5वें आइडिया से आधा अकेला अकेला निकाल अकेला किया होगा। तो शिफ्ट करें उन आइडियाज को अलग। अब उन सेंटेंसेस को, उन आइडियाज को अपने सेंटेंसेस में फॉर्म में लिखें। अब उन सेंटेंसेस को आप क्या करेंगे, मर्ज करके वो आपकी हो जाएगी प्रेसी। तो प्रेसी में ज्यादातर सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर या ये जो कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं वो भी दो सिंपल को मिला के एक बीच में हम कंपाउंड दे कंजक्शन दे देते हैं। तो कहने का मकसद ये होता है कि उससे भी वर्ड्स बढ़ जाएंगे, इससे अच्छा है कि दो सिंपल सेंटेंसेस।
बट ये प्रेस में हम आइडियाज को पिकअप करते हैं, ठीक है, कुछ आइडियाज को लेट इट गो करते हैं, तो हमारी कोहेरेंस का सबसे ज्यादा इशू होता है। तो जैसे एडिटोरियल होता है बिल्कुल ही वही लैंग्वेज प्रेस में होती है, जैसे ओपिनियन होते हैं डाउन में वही लैंग्वेज ऐसे में होती है। तो अब आपको ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं कि बहुत मुश्किल लिखनी, नहीं, उस वो कॉम्प्लेक्स नहीं, एक सिंपल, एक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर काम आएगा कोहेरेंस मेंटेन करने के लिए और मिनिमम वर्ड्स पे अपनी बात बताने की, ये आपको यहाँ पे काम आ जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे तरीके, जब आप मुख्तलिफ सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे जो मैंने आपको आउटलाइन के लिए बताया, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी बात आ जाएगी। तो आपको फिर फाइनल ड्राफ्ट बनाना है, आखिर में आपको इसका टाइटल देना है, वो तो देना ही देना। अब कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट जो है टाइटल, अगर आप किसी भी पैसेज को जो आपने प्रेस ही बनाई है 4-5 दफा रीड करेंगे तो आपको टाइटल आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं यार पहले सेंटेंस में टाइटल होता है, कुछ लोग कहते हैं आखिरी सेंटेंस में टाइटल, कुछ लोग कहते हैं बीच में होता है। जो कहते हैं पहले सेंटेंस में टाइटल होता है या आखिर में होता है या बीच में होता है, वो एक टेक्निक यूज करते हैं। वो उनके मुताबिक होता है कि पैराग्राफ जो होता है उसको टॉपिक सेंटेंस भी होता है, कंक्लूडिंग भी होता है। तो अब ये हुआ कि फर्स्ट सेंटेंस से टाइटल निकालें या आखिर से निकालें तो वहां से टाइटल मिल जाएगा। अब कहने का मकसद है ब्रिटन रसल राइटर है, विल ड्यूरेंट। अब वो जो राइटर्स हैं वो हमारे तरह नाइव तो नहीं है, मजबूर तो नहीं है कि एग्जामिनर को पेपर दिखाना है, तो वो जरूरी तो नहीं कि वो पैराग्राफ्स की टेक्निक्स फॉलो करे। वो तो बड़े राइटर्स हैं, वो अपना जो मेथड एडॉप्ट नया बनाएंगे वही एक नया मेथड बन जाएगा, उन पे तो कोई क्रिटिसिज्म। अगर उसका पैसेज होगा, हो सकता है पहले सेंटेंस में टॉपिक सेंटेंस ही ना हो और आखिरी वाला सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस ही ना हो, और बीच में कहाँ कहीं पे वो आइडिया डिस्कस हुआ हो, तो हम ये अगर पहले सेंटेंस से आखिरी सेंटेंस में से निकालना शुरू करें तो हम तो फेल हो जाएंगे फिलोसॉफिकल पैसेजेस में स्पेशली। तो हमें इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं बना, हमने अच्छे तरीके से प्रेसी को स्टडी किया है, उसको स्टडी किया है, वहां से हमने अंडरस्टैंड पैसेज किया, उसको अपना टाइटल बनाना है वहां से, ठीक है, 4-5 दफा अच्छे तरीके से रीड कर। और सेंटेंस में कभी भी टाइटल नहीं बनाना, ठीक है। जिन लोगों ने नोट्स मेकिंग पे और पेपर प्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन पेपर सेटिंग पे मेरा सेशन अटेंड किया होगा उनको पता है कि मैंने उनको बताया है कि सब हेडिंग हो या टाइटल, ये हमेशा फ्रेज में देना है, कोशिश बीच में कोलन हो, आगे उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रेस में मैं आपको अपनी प्रेस भी शेयर करूंगा, अगर किसी को और भी चाहिए तो मुझसे ले भी सकता है, ठीक है। इवन इज नॉट इन सेशन, कोई इशू नहीं। तो ये चीजें, अब आते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में कभी कभी मुश्किल आ जाती है, जैसे 2019 में आ गई थी, बहुत सारे लोग कॉम्प्रीहेंशन में फेल। अब कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले तो आपने क्वेश्चंस को थोड़ा रीड करना है, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन को रीड करना है, इसके हुई थोड़ा थारोली रीड करना है, ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन करना है। ये नहीं है कि जैसे 4 या 5 क्वेश्चन है तो आपको कॉम्प्रीहेंशन का जो पैसेज है उसमें पहला क्वेश्चन पहले, दूसरा दूसरे पे आंसर, तीसरा तीसरे पे, ज्यादातर ऐसे होता है सिंपल कॉम्प्रीहेंशन में। बट जब मुश्किल कॉम्प्रीहेंशन आ जाती हैं, पहला सेंटेंस बीच में, पहला क्वेश्चन बीच में मिलेगा उसका आंसर, दूसरे का पहले मिलेगा, तीसरे का कहीं और, चौथे का कहीं और, पांचवें का कहीं और, ये इधर उधर आंसर होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी पैसेजेस पूरा पढ़ लो तो क्वेश्चंस ऐसे जनरलाइज्ड होते हैं कि कहीं पे भी स्पेसिफिक आप वहां से क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, बस आप पैसेज को अंडरस्टैंड करके आपको फिर वो क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने होते हैं। मैं आपको वो पैसेजेस पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन की जितनी डिमांड है, 4-5 सेंटेंसेस तक भी, 6 सेंटेंस 7 सेंटेंसेस भी अगर हो तो वो कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर वही जनरलाइज क्वेश्चन आ गए, कोई स्पेसिफिक लाइन के उनमें है ही नहीं, तो अगर आपसे कोई जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर तो हो सकता, वो तो आप पे डिपेंड है, 6-7 लाइन का लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब वो पेपर में कैसे सेट होगा, कैसे पहले होगा, आखिर में पेपर में लिखेंगे, तो वो हम इंशाल्लाह सेशंस में इस पे डिटेल में बात जरूर करेंगे, ठीक है। और ट्रांसलेशन पे आते हैं। ट्रांसलेशन भी अगर कॉम्प्रीहेंशन भी आप 30 पैसेजेस लाजम करना था, आपको आइडिया हो कि जो जब डिफिकल्ट कॉम्प्रीहेंशन आती है तो कैसे आती है, ताकि आप उसके लिए भी तैयार हो। इसी तरह ट्रांसलेशन बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं, वर्ड टू वर्ड नहीं करनी होती, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड करनी होती है। 30
ट्रांसलेशन पीस पैसेजेस कर लें, कुछ पास पेपर से मिल जाएंगी, कुछ दूसरे बुक से आपको मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो वहां से कर लें। करीम हाफिज करीम तुगताई की बुक में है, यहाँ टू द पॉइंट पे वहां से कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। पैसेजेस वहां से कर लें। ग्रामर अब वो जो इंग्लिश राइटर्स हैं उनके बुक से करें। वोकेबलरी के लिए मैंने आपको बताया, तो उसके साथ साथ ग्रामर का ये बुक लिख लें, इंग्लिश ग्रामर इन यूज 4th एडिशन, रेमन वर्फी आपको बुक मिल जाएगा, तो वहां से करें। और माइकल स्वान का बुक कर लें, सेंटेंस स्ट्रक्चर रेनन मार्टिन से आपको मिल जाएंगे, वहां से करें, ठीक है। यहाँ कोई और अच्छे बुक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, पर कोशिश करें कि बाहर की पब्लिकेशन का पढ़ें, उनकी लैंग्वेज है उन्होंने अच्छे तरीके से लिखे। इंग्लिश ग्रामर इन यूज बिल्कुल आसान है। 45 जो 45 सब उसमें लेसन्स होते हैं डेली। अगर आप 3 लेसन्स भी करेंगे तो 15 दिन में वो आपके जो है पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके क्या होंगे कि आपकी ग्रामर भी हो जाएगी, फिर दूसरे बुक्स वगैरह से कर लेना आप। तो उसके साथ साथ न्यूज़पेपर आपने जो पढ़नी है वो डेली नॉन न्यूज़पेपर पढ़ें, मुश्किल होती है बट आप वहां से करें, ठीक है। आपको वो फायदा देगी और आपके जो वोकेबलरी है वहां पे उसका यूजेज भी होगा। तो पैरा वर्ड्स पास पेपर से कर लें। तो पैरा वर्ड्स पास पेपर से करें, इडियम्स को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लें, उसके डिटेल में आप बिल्कुल भी नहीं जाएं, ठीक है। अगर उसके डिटेल में जाएंगे तो पांच जो क्वेश्चंस का 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आपको वो ज्यादा टाइम क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है इडियम्स के लिए, ठीक है। तो उसके साथ साथ कोई और चीज अगर आपकी है तो आप यहाँ पे लिखें, मुझसे पूछ लें। और उससे पहले भी मैं आपके साथ एक बुक्स का नाम शेयर करता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं सर हम ऐसे को कैसे स्टडी करें। तो ये चीजें आप सब ने करनी है, जो सेशन में हो या नहीं, उन सब के लिए ये चीज है। आई होप कि आपको स्क्रीन नजर आती होगी। अगर किसी को नजर आ रही है तो वो चैट बॉक्स में बता दें। ओके, तो ये हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि हमने ये एक बुक के उनमें से मैंने लिए हुए हैं 2-3 बुक्स हैं। तो वहां से मैंने आपको सबसे पहले बताऊं कि हमने क्या करना है कि ये डिटरमिन करना है कि वाई डू वी राइट, किसके लिए हम क्यों लिख रहे हैं और किसके लिए लिख रहे हैं। तो हमने ऑडियंस को डिटरमिन करना है, हमारा ऑडियंस कौन होगा। प्रोफेसर होगा इंग्लिश लिटरेचर का, कोई वीसी होगा, कोई डीन होगा, तो हमने उनके लिए लिखना। तो हमें मैच्योर लैंग्वेज लिखनी है, कोई रेसिज्म कोई सेक्टरियनिज्म बिल्कुल भी नहीं करना। और ये जो अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ गुड ऐसे देखें तो, और ऐसे का इंट्रोडक्शन है, हमने डिस्कस किया, बॉडी है, कंक्लूजन है, कोहेरेंस को, ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के पैराग्राफ्स होते हैं, कुछ नरेशन के, डिस्क्रिप्शन, इलस्ट्रेशन, बाय एग्जांपल, प्रोसेस, कॉज एंड इफेक्ट। जब ऐसे का पेपर होता है तो ये क्या करते हैं कि वो ऊपर ऊपर लिखते हैं कि यूजिंग वेरियस डिस्कोर्सेज ऑफ राइटिंग, ये डिस्कोर्सेज ऑफ राइटिंग है, ठीक है। तो इनको मुख्तलिफ डिस्कोर्सेज ऑफ राइटिंग्स को यूज किया जाता है। और ये जो एलिमेंट्स ऑफ ऐसे में अगर आप देखें, थीसिस आ जाती है, यूनिटी, कोहेरेंस, ऑर्गेनाइजेशन, ये चीजें बाकी आ जाती हैं जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये हम एरियाज को डिस्कस करेंगे और मुख्तलिफ एरियाज बाकी जो इनको डिटेल में, बाकी जो मुख्तलिफ एरियाज होंगी उनको भी हम अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो आपको पसंद होगी। अब यहाँ पे आते हैं, इन बुक्स को जरूर पढ़ें। इंग्लिश 101 ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का है, बाय सुरैया शफी मीर। इनके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के यूट्यूब पे इनके वीडियोस पे पड़ी हुई हैं। अगर कोई समझता है कि ये मुझे समझ में नहीं आते तो बिल्कुल पढ़ें। यहाँ से मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर से जाके आपने बिल्कुल ये जो ऐसे राइटिंग तक है, ठीक है, यहाँ तक ये
ये जो बाकी भी हैं, यहाँ तक जितना अब आपको समझ में आए, बिल्कुल ये अच्छे और आसान लेसन से बिल्कुल रीड करें, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। और ये द एलिमेंट ऑफ स्टाइल ये बुक है, बहुत अच्छा बुक है, इसको डाउनलोड करें। ये जेड लाइब्रेरी है, वहाँ से आपको फ्री बुक्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि कौन कौन सी गलतियां हैं और सेंटेंसेस को कैसे लिखना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग सेंटेंस, वीक सेंटेंस कैसा होगा, इम्फोसिस कैसे दिया जाएगा, ठीक है। पहला स्टार में लिखेंगे तो ज्यादा इम्फोसिस होगा, सेंटेंस के आखिर में कोई वर्ड लिखेंगे तो वो कम इम्फोसिस होगा, बीच में लिखेंगे तो वीक इम्फोसिस होगा। ये दूसरा बुक है ऑन राइटिंग विल, ये आपको अच्छे तरीके से ये भी बताता है, हेल्प करता है हाउ टू राइट एसेस, ये एसे राइटिंग स्किल्स, ठीक है, मॉडल्स फॉर राइटर्स। हम जो पढ़ेंगे वैसे इन बुक्स से भी ज़्यादातर हेल्प मिलेगी हमें, ठीक है। और अगर कोई सेशन में ना भी हो तो मैं उसको सजेशन दूंगा, जिस हायरार्की में मैंने आपको बुक दिखाएं उसी हायरार्की में स्टार्ट करें, ठीक है। ये नहीं है कि पहले मॉडल्स फॉर राइटर्स करें तो फंस जाएगा। आखिर में ये बेस्ट बुक है, ये आप वो बंदे ने लिखा है, अनुदीप दुरेश शेट्टी, आईएएस ऑफिसर है, यूपीएससी के 5th अटेम्प्ट में इसने फर्स्ट पोजीशन दी थी। इस पहले पार्ट में ये ऐसे राइटिंग पे बात करता है, दूसरे पार्ट में आंसर राइटिंग पे। ऐसे राइटिंग इनके डिफरेंट होते हैं। इसने कंक्लूजन पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया कि कंक्लूजन कैसे होगा, वो बिल्कुल रीड करें। और आंसर राइटिंग कैसे अच्छी होगी, कैसे मैक्सिमम मार्क्स होगी, तो इसने बहुत अच्छे तरीके से, इनके सब्जेक्ट्स डिफरेंट है बट अच्छे तरीके से बताया कि आंसर में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। आप सब एक गो में पढ़ जाएंगे जो सीरियस एस्पायरेंट्स है, इतना बुक अच्छा है। क्योंकि ये बुक वो नहीं है ट्रेडिशनल बुक, ये उसकी अकाउंट है, इसका स्टोरी है अपना, तो बिल्कुल शॉर्ट बुक है, तो आपको मजा आएगा। तो ये प्रेसी पे के बेस्ट प्रेसी कैसी होगी, उसका बेस्ट टाइटल कैसे होगा, ठीक है। डिफिकल्ट पैसेजेस को कैसे, 30 पैसेज मैंने आपको बताए, कॉम्प्रिहेंशन में भी यही बात बताई, ट्रांसलेशन का। बाकी इन चीज़ों को भी हम डिफरेंट बुक्स से डिफरेंट एक्सरसाइजेस को देख के क्या करेंगे, आगे सेशन में चलाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वक्त पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लिखें तो मैं सबसे पहले उनको आंसर दूं। आखिर में अगर किसी को माइक खोल के पूछना है तो वो पूछ सकता है। प्रेसी में एक और चीज़ मैं आपको बात बताऊं कि हम डिटेल में जब पढ़ेंगे उसमें तो करेंगे ही करेंगे, थर्ड पर्सन में लिखी जाती है और पास्ट टेंस में 99%, ठीक है। अगर किसी आथर के व्यूज पास्ट में दिए हो तो आप, जाहिर सी बात है जब प्रेसी की बात होगी तो पास में नहीं। अगर आप ऐसे में भी करते हैं इनडायरेक्ट में तो कोई मसला नहीं, पास में ही आएगा। डायरेक्ट होगा तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स आएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में कंक्लूजन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थीसिस मैंने आपको बताया कि स्टांस होता है, उस पर डिटेल में हम आगे बात करेंगे जो सेशन में होंगे। जो नहीं है तो मैं उनके साथ यूट्यूब की अपने बेहतरीन वीडियो है, मैंने रिकॉर्ड किया था, वो आपके साथ में उसकी CSSVN वाले ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ। तो बाकी दोस्त वहाँ से उठा लें, ठीक है। यहाँ यूट्यूब है, CSS8 अगर गूगल में लिखें और यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको वहाँ से वो थीसिस वाला या हाउ टू मेक नोट्स ऑफ एनी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उठा सकते हैं, ठीक है। मैं उसका नाम यूट्यूब चैनल का आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपके साथ मैंने शेयर कर लिया है, वर्बल एडवांटेज बाय चार्ल्स हरिंगटन, ठीक है। जाहिर सी बात है हम फॉर्मल राइटिंग में फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते और कोशिश करते हैं कि 5 सेंटेंस में लिखें तो बेहतर होगा, ठीक है। थैंक यू आयशा, आपने वर्बल एडवांटेज बाय चार्ल्स हरिंगटन स्टडी। फ्रेज के एग्जांपल सिंपल है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि चाइना कोलन दी ऑल सीजन फ्रेंड, ऑल वेदर फ्रेंड, ठीक है, ये फ्रेज हो गया, ठीक है। मैं यह कहूँ कि चाइना इज ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, ये सेंटेंस हो गया। तो फ्रेज तो बिल्कुल सिंपल बात है।
हाँ, रिकॉर्डिंग की मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। हाँ, इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर, वर्बल एडवांटेज वाला बुक, ये बिल्कुल चीज़ें आपने, थैंक यू अब्दुल समद, आपने इंग्लिश ग्रामर वाला बुक शेयर किया। जी। ओके। ये अग, हमने आईआर का जो सेशन शुरू किया था उनमें जो के साथ जो थे, हो सकता है इधर भी हो, तो हम डेली एमसीक्यू बेस्ट टेस्ट लेता था। अभी उनकी टेस्ट जो ग्रांड मॉक है वो रहता है, मैंने खुद भी थोड़ा उनको टाइम दिया था कि वो थोड़ा भले स्टडी कर लें, ठीक है, कोई और सब्जेक्ट को थोड़ा वो भी डिफरेंट अपने हिसाब से टेस्ट ले लें, ताकि आईआर से निकल के फिर उनकी टेस्ट तो ये फटीक हो जाएगा। तो वो इंशाल्लाह हर डेली टेस्ट में होंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड होंगे या टास्क बेस्ड होंगे। ठीक है, ज़्यादातर इसमें टास्क बेस्ड होंगे, तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से चलेगा। आखिर में ग्रांड हो, और एवेल्यूएशन पे परेशान ना हो कि सर कितने एवेल्यूएशन करेंगे। आप मेरे भाई बहन हैं, कोई मसला नहीं, आप जितने लिख के भेजेंगे कोशिश करेंगे कि आपको चेक करके दें। इवन बयान बयान के सेशन पूरा हो गया, ये कोई मसला नहीं है, आप लिखें, कोशिश करें। अच्छा, ये ना हो कि फार से एक सर से चेक करवाएं फजूल की चीज़ें बस लिख के नहीं, अच्छे तरीके से मेहनत करके लिखें। जब बंदा आप चेक करे तो वो भी दिल के साथ, जब आपका पैसे दूसरी बार आए कि यार ये सोचे कि इस बंदे को मैंने रिकमेंडेशन दी थी, ये मेहनती बंदा है, ये चेक अच्छे तरीके से इसने बना के, ये ना हो कि ये इंप्रेशन बन जाए कि ये तो 10 कापियां बेच देता है और ये से सिंपल, तो फिर आपकी चेकिंग को भी हम जैसे ही डे टू डे अफेयर्स में लाइक लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन हो, कोई किसी को इशू हो, तो इन नंबर्स पे, ये समद का है, अदनान का है, या मुझे, मेरा नंबर है, कोई मसला नहीं है, आप मुझसे मैसेज कर दें तो आपको कोई इंशाल्लाह तकलीफ नहीं होगी, कोई आपको अगर इशू है। ठीक है। अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है, वरना हम इस सेशन को एंड करें। इंशाल्लाह हम वेडनेसडे से फॉर्मल सेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। होपफुली यही टाइम रखेंगे, और जिस पे ज़्यादा लोगों का ये होगा कि सबको, बल्कि सबको ईज होगी। ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।